हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि यहाँ पे वार्क में काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आपके फॉर्म भी भरना बंद हो चुके हैं। बस अब आपको यहाँ पे पढ़ाई पे लग जाना है, कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहना है। देखिए, अब एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका 1 से 2 मंथ, देखिए 1 से 2 मंथ का बस आपको समय मिलेगा और इसी बीच में आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से निकल के आएगी तो मैं दोस्तों आपको सबसे पहले वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, आज की इस क्लास में मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे गए हैं, ताकि किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अगर मैं इन क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, इनकी पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ पे प्राप्त कराने वाला हूं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जितनी भी क्लास कराई हैं उन सभी की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे अपलोड कर दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से इन सभी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप अपना रिवीजन भी टाइम टू टाइम करते रहें। जो भी मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ या उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स वगैरह को भी सब जगह नोट डाउन कर लीजिए, उन क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, प्रीवियस एग्जाम चाहे वो एनपीसीआईएल का कैटेगरी 2 वाला एग्जाम हो, चाहे वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का कैटेगरी 2 वाला एग्जाम हो, देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा घुमा दी जाती है। क्वेश्चन वही रहते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन वगैरह में चेंज कर देता है, बाकी कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं होते। या अगर कोई न्यूमेरिकल होता है तो उसकी वैल्यूज में यहाँ पे चेंजेस कर दिए जाते हैं, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहता है, मेथड सब कुछ सेम रहेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम चलते हैं आज की क्लास पर, देखेंगे कि यहाँ पे आज कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर से भी रखे गए हैं, ट्रांसफॉर्मर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन को तो खुद कहेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच इज टू बी शॉर्ट सर्किट ऑन परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफॉर्मर। आपको सिंपल इतना बताना है, हम ट्रांसफॉर्मर में 2 टाइप के टेस्ट करते हैं, एक ओपन सर्किट टेस्ट और एक यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में पूछा गया है कि कौन सी वाइंडिंग को हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, कौन सी वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग या लो वोल्टेज वाइंडिंग, प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड। बस आपसे यहाँ पे इतना पूछा है। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ा है तो दोस्तों आप इसको ईजिली बता पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट में लो वोल्टेज वाइंडिंग को यहाँ पे शॉर्ट किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं उसका यहाँ पे इमेज लगाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है दोस्तों यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग। देखिए, ये है यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ये है, देखिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी, ये यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और ये यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग है। तो सभी छात्रों को ये पता होना चाहिए हाई वोल्टेज कौन सी है और लो वोल्टेज कौन सी है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए लिखा हुआ भी है हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। आप सभी को ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग को देखिए शॉर्ट किया गया है। लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, और जो ये वायर होता है ये थिक वायर होता है, यानी कि मोटा वायर होता है, जिससे कि हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, वाट मीटर वगैरह और एमीटर और वोल्ट मीटर यहाँ पे लगे होते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। अब आपको ये और बताना है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम क्यों करते हैं भाई। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस होते हैं। देखिए, कॉपर लॉस जो होते हैं ना, उसको पता करने के लिए, कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट को पता करते हैं या शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तो आप सभी छात्रों को ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों कंडक्ट यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स इनटू ए। अब आपको सिंपल ये बताना है कि स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर होता है, जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, वो आपका यहाँ पे क्या चेंज करता है। ट्रांसफॉर्मर क्या चेंज करता है भाई, जो स्टेप अप होता है। सिंपल आपको इतना बताना है। देखिए, ऑप्शन आप यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है वो कौन सा होता है।
सभी छात्र यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, सभी छात्र यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। ये देखिए, जिस ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से, और जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा होती है प्राइमरी वाइंडिंग से, ठीक है, और करंट जो करंट होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में कम होती है और प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा होती है, तो वो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। भाई। तो यहाँ पे कंडीशन आपने देख ली होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होता है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग, और नंबर ऑफ टर्न भी सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा होते हैं, तो वो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी को आप डायरेक्ट देखिए, बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं है। देखिए, लो वोल्टेज एट हाई वोल्टेज एट लो करंट में चेंज करता है। देखिए, स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे लो वोल्टेज होगी और हाई करंट होगी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमें हाई वोल्टेज और लो करंट को वो प्रदान कराएगा, यानी कि हमें लो करंट देगा और हाई वोल्टेज हमें सेकेंडरी वाइंडिंग पे मिलेगी, तो वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पावर ट्रांसफार्मर इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। देखिए, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो मैक्सिमम इफिशियंसी पे कब डिजाइन किए जाते हैं? फुल लोड के अकॉर्डिंग। देखिए, मैक्सिमम इफिशियंसी पे तब डिजाइन किए जाते हैं फुल लोड के अकॉर्डिंग, ताकि वो फुल लोड पे वर्क कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कितनी इफिशियंसी पे यहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं? मैक्सिमम इफिशियंसी के वो किए जाते हैं 50% ऑफ लोड के, 50% ऑफ लोड के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे चल के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूं क्वेश्चन वगैरह की। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां पे देख सकते हैं, विच वाइंडिंग हैज मोर क्रॉस सेक्शन एरिया इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, वो आपको यहां पे बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या होती है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से, ठीक है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं वो यहाँ पे पतला वायर होता है, दोस्तों, पतला वायर होता है। और यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न होंगे उसका यहाँ पे मोटा वायर होगा, अब देखिए, इसका पतले वायर का और मोटे वायर का दोनों का वेट जो होता है ना, वो यहाँ पे बराबर रहता है। दोनों वाइंडिंग का वेट यहाँ पे बराबर रहता है, चाहे वो किसी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, चाहे किसी में नंबर ऑफ टर्न कम है, चाहे वो स्टेप अप है, चाहे स्टेप डाउन है। तो यहाँ पे बस फर्क इतना ही है कि ये वायर पतला होगा, ये मोटा होगा, लेकिन वेट दोनों में बराबर होगा, क्योंकि पतले वायर में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा दे दिए और मोटे वायर में नंबर ऑफ टर्न कम दे दिए। तो आप सभी छात्रों को ये पॉइंट यहाँ पे पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है, विच वाइंडिंग हैज़ मोर क्रॉस सेक्शन एरिया इन द ट्रांसफार्मर। तो जो यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग है दोस्तों, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बुखोल्ज रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन। एक बुखोल्ज रिले को स्थापित किया जाता है, कहाँ स्थापित किया जाता है? ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर या एयर कूल ट्रांसफार्मर। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बुखोल्ज रिले की बात करें तो बुखोल्ज रिले ओनली ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में, देखिए, ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में यहाँ पे लगाई जाती है। जिस ट्रांसफार्मर में तेल यूज होता है, ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं भाई? ऑयल ट्रांसफार्मर में। एक तो इंसुलेशन के लिए, ताकि तीनों वाइंडिंग में हमारी इंसुलेशन बनी रहे, इंसुलेटिंग ऑयल होता है वो, इंसुलेशन के लिए, और ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए। ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए हम ऑयल को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ करते हैं, सिर्फ उसी ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले को यूज़ करेंगे। चाहे वो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर हो, उसमें यानी कि सूखा ट्रांसफार्मर हो, उसमें हम नहीं करेंगे। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर नहीं करते, एयर कूल ट्रांसफार्मर में नहीं करते, ओनली ऑयल कूल ट्रांसफार्मर, उसमें हम यहाँ पे बुखोल्ज रिले का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन द ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। यानी कि एक साधारण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे बदलाव नहीं होता। तो आप देखिए, करंट का बदलाव नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का, वोल्टेज का, या सभी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। एक तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, और नंबर दूसरा जो फ्लक्स यहाँ पे 5
सप्लाई होता है वो भी यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है दोस्तों फ्लक्स और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, और जो करंट होती है और वोल्टेज ये यहाँ पे वेरिएबल होते हैं। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेंगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा मिलती है, V2 पे ज़्यादा मिलती है वोल्टेज V1 से स्टेप अप में, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें सेकेंडरी पे हमें करंट ज़्यादा मिलती है वोल्टेज की जगह, और वोल्टेज यहाँ पे कम मिलता है। ठीक है, तो बस इतना डिफरेंस है। करंट और वोल्टेज को ये चेंज करता है एक लेवल से दूसरे लेवल में, लेकिन पावर दोनों साइड में कांस्टेंट रहती है। जितनी प्राइमरी पे पावर है उतनी यहाँ पे सेकेंडरी पे पावर आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख सकते हैं, द इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी आपको कब मिलेगी? तो आपको कब मिलेगी भाई? ये मिलेगी, देखिए, जब आयरन लॉस आपके बराबर होंगे कॉपर लॉस के। आयरन लॉस बराबर होंगे कॉपर लॉस के। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, तो आप सभी छात्र यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को। देखिए आयरन लॉस इक्वल होंगे कॉपर लॉस के, तब आपको यहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, तब आपको ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशियंसी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे देखिए, 9 बोल रहा है, द पर्पस ऑफ ए ब्रीथर इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ब्रीथर या ब्रीथ का उद्देश्य क्या होता है भाई? ब्रीथर क्यों लगाते हैं हम ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर में ब्रीथर का पहले आप काम समझ लीजिए। देखिए इसका काम सिर्फ इतना होता है, जो बाहर से ठंडी हवा लेता है ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। ठीक है, ब्रीथिंग के दौरान यानी कि सांस लेने के दौरान जब ब्रीथर जो है बाहर से हवा लेता है तो उस हवा में ना कुछ नमी होती है। अगर हम नमी वाली वायु को अंदर जाने देंगे तो ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ब्रीथर का काम इतना होता है, जो बाहर की वायु में नमी होती है उस नमी को बाहर निकालता है, हवा से उस नमी को हटाता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कैसे करता है भाई? ब्रीथर के अंदर हम यहाँ पे सिलिका जेल को फिल करते हैं, सिलिका जेल को। ठीक है, और सिलिका जेल का काम इतना ही होता है कि जो यहाँ पे एयर में मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पे ड्राई जो एयर होती है उसको ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका मैच कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथर, सांस लेते समय हवा की नमी को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी छात्रों के लिए, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस इस वीडियो को या इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में एक बार शेयर भी कर दीजिए यार। काफ़ी मेहनत लगती है डेली की डेली आपके लिए क्लास बनाने में, क्वेश्चन तैयार करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए लेके आ सकूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द गिवन ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज कीप्ड क्लोज। दिए गए ट्रांसफार्मर में से किसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा बंद रखी जाती है? तो आप सभी छात्रों को पता होगा, एक करंट ट्रांसफार्मर नाम की चीज होती है, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग को हम ऑलवेज क्लोज रखते हैं। वो क्यों रखते हैं भाई? क्लोज क्यों रखते हैं? अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जो सीटी होता है, सीटी का काम क्या होता है? एक तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है? सेकेंडरी वाइंडिंग पे हाई वोल्टेज होती है और दोस्तों लो करंट प्रोवाइड कराता है, ताकि ये करंट को मेजर कर सके। और वोल्टेज जो होती है वो वेरी हाई वोल्टेज होती है सेकेंडरी वाइंडिंग पे, सभी छात्रों को पता होना चाहिए। पावर दोनों साइड यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहती है। बट होता क्या है, अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ पे ओपन कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे इसके टर्मिनल पे वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई हो जाएगी। जब हाई वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी तो दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट भी हो सकती हैं, इनमें आर्क उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा ट्रांसफार्मर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसीलिए करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी यहाँ पे ओपन नहीं रखा जाता, हमेशा क्लोज रखा जाता है। ये आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में भी बस यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने रखे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इन ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से ज्वाइन हो जाइए, और इलेक्ट्रिकल गोपाल यहाँ पे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को हम अपने साथ में जोड़ सकें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।